नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो है चैनल ज्योतिषीय संदर्भ में कुछ सूक्ष्म बातें रख रहा है। पिछले समय में राहु की एक पूरी सीरीज हमने बनाई। शनि की सीरीज भी अभी चल रही है, लेकिन इस बीच कुछ लोगों के आग्रह पर और जिस तरह से मैं प्रत्येक भाव में जो नक्षत्र के हिस्सा है, हर भाव में 3 नक्षत्रों की भागीदारी होती है। तो उन भावों में जहाँ जहाँ पर भिन्न भिन्न ग्रहों की भागीदारी है, अर्थात कि नक्षत्र के जो चरण का स्वामित्व, नक्षत्र का जो स्वामित्व है, वो जो भूमिका निभाता है राशि के अंदर, तो उससे संदर्भित भी हम सूक्ष्म एक अवलोकन रखते हैं। कई लोग जो हैं इस राशि में ये ग्रह है, इस राशि में ये ग्रह आया है तो इसका ये फल मिलेगा, लेकिन वो बातें फिर सटीक नहीं बैठती है। उसके पीछे का कारण है क्योंकि प्रत्येक भाव में राशि अनुसार तो एक ग्रह का स्वामित्व है ही, लेकिन उस स्वामित्व के अंदर भी दूसरे कुछ ग्रहों की भी भूमिका है। जैसे कि कोई भी अगर नाटक हम देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, तो उसके अंदर किसी भी एक व्यक्ति की ही पात्रता नहीं होती है, उसके साथ में दूसरे भी कई सहकार्यकर होते हैं, उसके सह अभिनेता होते हैं, उसमें दूसरे भी सारे कलाकार होते हैं कि जिनकी वजह से पूरी एक फिल्म बनती है। उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र के अंदर प्रत्येक भाव के अंदर भी हर एक भाव में एक राशि का स्वामी है, तो उसके कुछ आलोचक कहें, समर्थक कहें, ऐसे भी जो ग्रह हैं, उनकी भी भूमिका कहीं न कहीं पर वहाँ पे लिखी हुई होती है। तो इसी तरह से राहु के बारे में आज हम एक नया और अभिनव दृष्टिकोण लेकर के आए हैं। नया दृष्टिकोण ये है कि आप सभी को पता होगा कि राहु के 3 नक्षत्र हैं। राहु का जो प्रथम नक्षत्र है वो है आर्द्रा, उसका जो द्वितीय नक्षत्र है वो है स्वाति, और राहु का जो तीसरा नक्षत्र है वो सदभिषा है। अब यहाँ पर ये तीनों नक्षत्र राहु के अलग अलग राशियों में हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र है, तुला राशि में स्वाति नक्षत्र है, और कुंभ राशि में सदभिषा नक्षत्र है। यहाँ पर समझने वाली जो विशेष बात है वो ये है कि एक तो ये तीनों के 3 नक्षत्र जो हैं वो राहु के वो काम त्रिकोण में हैं, वायु तत्व की राशि में है। काम त्रिकोण के अंदर तीनों नक्षत्र। अब इसके बिल्कुल विरुद्ध जब हम केतु की बात करेंगे, केतु के भी हम नक्षत्रों की इसी तरह से चर्चा करेंगे, तो केतु के जो नक्षत्र हैं वो धर्म त्रिकोण में हैं। राहु के नक्षत्र काम त्रिकोण में, और केतु के जो नक्षत्र हैं वो धर्म त्रिकोण में हैं। काम त्रिकोण अर्थात कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, और धर्म जो त्रिकोण है वो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। यहीं पे सारी खींचातानी है। काम का अर्थ हो गया महत्वाकांक्षा हो गई, भौतिक सुखों की लालसा हो गई,
धरती का साम्राज्य हो गया, धरती की सारी सुख सुविधाएं हो गई, और जानी और अनजानी जिज्ञासा, साहस का प्रकार, भूलों का प्रकार, ये सब जो है ये काम त्रिकोण में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, और नहीं है तो आप जान लीजिए कि राहु का जो नक्षत्र है आर्द्रा, आर्द्रा का अर्थ होता है नम, नमी। जब जून महीने में सूर्य का प्रवेश आर्द्रा नक्षत्र में होता है, वहीं से वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। शास्त्रों में आप जब भी देखेंगे तो वर्षा ऋतु का जो आरंभ है उसका जो समय काल है वो आर्द्रा नक्षत्र कहा गया है। आर्द्रा नक्षत्र जो है इसमें सूर्य का प्रवेश होना और धरती पर बारिश का, वर्षा ऋतु का आरंभ होना, ये कुदरत की एक अपनी व्यवस्था है। धरती में नमी आती है, वर्षा ऋतु के आगमन के बाद में ही खेती, व्यापार, उद्योग से संबंधित सारे जो काम हैं उन्हें नवजीवन मिलता है। आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है। मिथुन राशि जो है ये काल पुरुष कुंडली के भावानुसार तृतीय भाव में आती है। प्रथम भाव मेष राशि का है। मेष राशि को सृजन की राशि कहते हैं। वृषभ राशि जो है वो जिसे हम कहेंगे कि भरण पोषण की राशि कही जाती है, अर्थात कि निभाव की राशि कही जाती है। जो जीवन निर्वाह का माध्यम होता है, सुख दुख होते हैं, वो सेकंड हाउस से देखे जाते हैं, वृषभ राशि से देखे जाते हैं। और इसके बाद में जो तीसरा भाव आता है वो मिथुन राशि का आता है। जो सृजन हुआ वो अपने निभाव से परिचित भी हुआ और परिपूर्ण भी हुआ, और उसके बाद में फिर मिथुन राशि की भूमिका आती है। आर्द्रा नक्षत्र का जो देव है स्वामित्व राहु का है, लेकिन इसका जो देवत्व है वो देवों के देव महादेव का है, और वो भी उनके रुद्र अवतार का। जो रुद्र हैं वो क्या काम करते हैं, उनको क्यों यहाँ पर देवत्व दिया गया है, तो उसके पीछे का एक कारण बताता हूं कि जब भी सृजन करने वाला कहीं पर त्रुटि करता है, संचालन करता, जो निभाव करने वाला है वो कहीं पर भी त्रुटि करता है, तो फिर उसके तुरंत बाद ही अगला जो कार्य है वो संहारक का होता है कि उन त्रुटियों का संहार करे। आर्द्रा नक्षत्र जो राहु को मिथुन राशि में दिया गया है, इस आर्द्रा नक्षत्र में जब भी किसी ग्रह का प्रवेश होता है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे राहु खुद हो, मंगल हो, गुरु हो, चंद्र हो, जो भी ग्रह घूमते घूमते जब भी आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, वहां से वो कुछ न कुछ व्यक्ति के अहंकार को तोड़ते हैं, उसकी भूलों को सुधारने के लिए उसकी भूलें उसके सामने लाते हैं। तो इस तरह की जो है ये सारी भूमिकाएं आर्द्रा नक्षत्र के दौरान, इसमें अर्थात कि इसमें जो गोचर होता है उस समय काल के दौरान ये सब भूमिकाएं उभर के आती है। एक बात तय है कि जब भी हम नमी नाम सुनते हैं, कोमलता नाम सुनते हैं, तो इसका हम सीधा सा अर्थ कमजोरी से जोड़ देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि
कमजोरी और सचेतनता, जिसे हम कहेंगे संवेदनशीलता, इन दोनों में बहुत फर्क है। कोई व्यक्ति करुणामय है, संवेदनशील है, वो किसी के भी दर्द को देख करके, किसी के भी दर्द भरी बातों को सुन करके अगर उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो कमजोर है। इसका अर्थ ये है कि उसका जो हृदय है वो कोमल है, वो नम है। बस यही जो भूमिका है, ये इस आर्द्रा नक्षत्र की है। जिनका भी चंद्र आर्द्रा नक्षत्र में आता है, उनके जीवन में कई प्रकार के तूफान देखने को मिलते होंगे, कई विचित्र सी घटनाएं उनको देखने को मिलती है। लेकिन उस सब का जो सार है, उनका सारा जो लक्ष्य है, उन सब तूफानों का, उन सभी घटनाओं का, उनका उनका लक्ष्य सिर्फ एकमात्र है कि इंसान के पिछले कई जन्मों से जो जड़ता, जो रुक्षता, रूखापन, जो असंवेदनशीलता उसके मन को जकड़े हुए है, उस आवरणों को दूर करना, व्यक्ति को एक सुकोमल हृदय का बनाना, नरमी, कोमलता, संवेदनशीलता, सचेतन करना, सचेतन हृदय, संवेदनशील हृदय उसका रूपांतरित होता है। क्रूर व्यक्ति को करुणामयी बनाना, यह आर्द्रा नक्षत्र का काम है। आर्द्र करना, नम करना। और इसके जो देव हैं वो रुद्र हैं, जो इसमें सहायता करते हैं। काल पुरुष कुंडली के अनुसार अगर हम देखते हैं तो तृतीय भाव को मंगल का कारकत्व मिला हुआ है। तृतीय भाव में मंगल को कारकत्व मिला हुआ है। राहु आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी है, जो आर्द्रा नक्षत्र तृतीय भाव में कालपुरुष कुंडली में है, और उसी भाव में मंगल को भी कारकत्व मिला हुआ है। यहां पर एक बहुत ही, जिसे कहेंगे, विपरीत बातें देखने में मिलती है कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी तरह का कोई प्रयास करता है, किसी विशेष महत्वाकांक्षा जिसके अंदर स्वार्थ की अधिकता है स्वार्थ की, तो ऐसी किसी महत्वाकांक्षा के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति को राहु सपोर्ट करता है। क्योंकि राहु का काम है कि इंसान को गहराई का माप करवाना, इसलिए वो इंसान को नीचे 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 ले जाता है। फिर एक सतह जब आती है, तब वो रुक जाता है और वो देखता है कि मैं कितना नीचे आ गया हूं, मैं कितना गिर गया हूं, मैं कितना अज्ञानी बन गया हूं। छोटी छोटी बातें तो ठीक है, मुझे बड़ी बड़ी बातें भी मुझे समझ में नहीं आती है। जब ये एहसास होता है, उसके बाद में फिर उसका ऊर्ध्वगमन शुरू होता है, अर्थात कि फिर वो ऊपर उठना शुरू होता है। फिर वो अपने स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि स्वार्थ में तो मैं बहुत नीचे चला गया हूं, और अब जो है मुझे कुछ सेवा करनी होगी, परमार्थ करना होगा, ताकि मैं अपना जो उच्च स्तर पुनः पा सकूं। तो जब वो व्यक्ति अपना स्वार्थ, अपनी बड़ी से बड़ी महत्वाकांक्षा जो उसके स्वार्थ पर आधारित है, वो पूरी करने के प्रयास में लगता है, तब राहु सपोर्ट करता है। और जब निचले स्तर पर आने के बाद में वो सोचता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मैंने अपने स्वार्थ के चक्कर में कई पाप कर दिए, कई भूलें कर दी, और अपना विकास करने की जगह मैं अपने आप को और निम्न से निम्न कक्षा तक ले आया। और उसके बाद में जब वो परमार्थ की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो वहां पर फिर वो मंगल उसको सपोर्ट करता है। हमारे जो प्रयास हैं, अगर वो स्वार्थ से परिपूर्ण हैं,
तो वहां पर राहु सपोर्ट करेगा। और अगर हमारे प्रयासों में कहीं न कहीं परमार्थ है, धर्म है, दया है, करुणा है, स्नेह है, तो वहां पर फिर मंगल हमें सपोर्ट करेगा। तो ये तृतीय भाव में मंगल का कारकत्व और राहु का क्या स्वार्थ है, या राहु की हम क्या भूमिका कहेंगे, इसके बारे में ये मैंने बात बताई है। मिथुन राशि में जब भी आप देखेंगे तो मिथुन राशि का जो प्रथम भाग है वो मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल का है, उससे उसका आरंभ होता है। और उसके बाद में फिर आर्द्रा नक्षत्र का भाग आता है। मिथुन राशि का जो आरंभ है 0 अंश से लेकर के 6 अंश 40 कला तक मृगशिरा का भाग है। फिर 6 अंश 40 कला से लेकर के 20 अंश तक का जो भाग है वो आर्द्रा नक्षत्र का है। और इसके बाद में बाकी का 20 अंश के बाद का जो भाग है, वो जो भाग है वो फिर गुरु का नक्षत्र आता है पुनर्वसु। अर्थात कि यहां समझने वाली बात है, मृगशिरा नक्षत्र मंगल का अर्थ अर्थ यहाँ पर आ गया कि भाई इंसान के अंदर जो साहस का एक जोश होता है, उसकी साहस की जो इच्छा होती है, वो साहस तो 0 अंश से लेकर के, अर्थात कि मिथुन राशि के आरंभ से लेकर के 6 अंश तक का जो 6 अंश 40 कला तक का जो भाग है, इसमें मंगल का महत्व रहता है। मृगशिरा का अर्थ मैं पहले भी बहुत बता चुका हूं, फिर से बताता हूं। मृगशिरा का अर्थ है कि हिरण के सिर पर जो कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी की खुशबू के पीछे वो भागता है। उसको ऐसा लगता है कहीं से खुशबू आ रही है और वो उस खुशबू के पीछे भागता है। और उसे ये पता ही नहीं है कि उसके खुद के सिर पे वो सींग लगे हुए हैं जिसके अंदर से वो कस्तूरी की खुशबू आ रही है। और इसी तरह से इंसान एक साहस की जो उसकी दौड़ होती है उसके पीछे वो भागता है। और उसके बाद में फिर जब आर्द्रा नक्षत्र का भाग शुरू होता है तो वहां पर उसको कुछ पता चलता है कि कुछ मैं गलत दिशा में आ गया हूं, या फिर मैंने अपनी जितनी जरूरतें थी उतना हासिल कर लिया, लेकिन अब उसके ज्यादा का मैं कुछ बटोरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से फिर उसका एक लर्निंग का एक पीरियड चालू होता है। उसके बाद में जब उसका एक लर्निंग एक हद तक जाता है और फिर समाप्त होता है, तो उसके बाद में पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है। पुनर्वसु का अर्थ है कि पुनः बसना, फिर से, जिसे हम कहेंगे कि रिकलेक्ट करना। जैसे कोई चीज हमने इकट्ठा की थी लेकिन वो बिखर गई, लेकिन अब फिर से हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये तीसरे भाव की एक अपनी भूमिका है कि पहले साहस करना, फिर साहस में क्या त्रुटियां हुई है वो भी वहीं से पता चलती है। और उसके बाद में फिर जब भूल समझ में आ जाती है तो भूल समझ लेने के बाद में फिर इंसान उसको ठीक करने की कोशिश करता है, तो वहां पर वो गुरु का नक्षत्र आ गया। तो ये तीसरे भाव की एक मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर दी है। ये तीसरा जो भाव है इसे हम कहेंगे कि, अगर हम शॉर्टकट में कहना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि जो सांसारिक जो कुशलता है वो, और जो प्राकृतिक सिद्धांत है, जो प्राकृतिक सिद्धांत है,
इन दोनों के बीच का जो एक युद्ध है वो इधर तृतीय भाव में चलता है। ये एक बात स्पष्ट है कि आर्द्रा नक्षत्र जो है ये इंसान को कहीं न कहीं उसकी भूलें सुधारने की दिशा में उसको रास्ता दिखाता है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार अगर हम कहें तो ये तृतीय भाव में आता है। साहस में अनुभव और ज्ञान और फिर योग्यता का विकास और व्यक्तित्व का निर्माण, इसकी भूमिका जो है ये आर्द्रा नक्षत्र निभाता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आर्द्रा नक्षत्र जो है ये काम त्रिकोण का प्रथम नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र जो है ये रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है। व्यक्ति की कुंडली में जहां कहीं भी मिथुन राशि आई हुई है वहां पर उसको इस चीज को देख लेना है कि वहां पर कुछ न कुछ रिकंस्ट्रक्शन जरूर होने वाला है। या तो पिछले जन्म की कुछ भूलें हैं जिसको सुधारने के लिए उस भाव से संदर्भित कुछ काम व्यक्ति को करने हैं, या तो इस जन्म में भी कुछ भूलें हुई है कि जिससे संबंधित जो सुधार करना है तो वो उस भाव में जाकर के देखना होगा कि हमारी मिथुन राशि जो है हमारी कुंडली में किस भाव में आई है। आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण हैं। हर चरण के अंदर 3 अंश 20 कला का भाग है। पूरा नक्षत्र जो है वो 13 अंश 20 कला का है। 3 अंश 20 कला का जो एक भाग है, यहाँ पर एक बहुत ही समझने वाली बात है जो आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि आर्द्रा नक्षत्र अर्थात राहु का जो ये आर्द्रा नक्षत्र है, इसके जो चारों चरण हैं उनका जो स्वामित्व है वो सिर्फ 2 ग्रहों को दिया गया है। पहला चरण जो है वो उसका स्वामित्व गुरु को दिया गया है। दूसरा और तीसरा चरण इसका जो स्वामित्व है वो शनि को दिया गया है। और फिर चौथा जो चरण है उसका जो स्वामित्व है वो फिर से गुरु को दिया गया है। पहले गुरु का चरण का स्वामित्व है, दूसरे चरण का स्वामित्व शनि का, तीसरे चरण का स्वामित्व शनि का, और चतुर्थ चरण का जो स्वामित्व है वो फिर से दोबारा गुरु को दिया गया है। तो राहु के जितने भी जो नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति, सदभिषा, इन सभी की सेम पोजीशन है। इनके जो चारों चरण हैं उनका प्रथम चरण का स्वामित्व गुरु का, द्वितीय और तृतीय चरण का जो स्वामित्व है वो शनि का, और चतुर्थ चरण का जो स्वामित्व है वो फिर से गुरु को दिया गया। राहु के नक्षत्र का जो चरण का भाग है उनका स्वामित्व गुरु और शनि को दिया गया है। तो जब भी आर्द्रा नक्षत्र में किसी भी ग्रह का प्रवेश होता है तो वो ग्रह सीधा सीधा बुध के संबंध में आता है, क्योंकि बुध मिथुन राशि का स्वामी है। फिर राहु के संबंध में आता है क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र जो है वो राहु का स्वामित्व है। महादेव देव के संबंध में आता है क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र का जो देव है वो महादेव है, रुद्र है। और फिर जो चारों चरण हैं जिनका स्वामित्व क्रमशः गुरु और शनि को जिस तरह से दिया गया है, अर्थात कि पहले गुरु को, फिर बाद में शनि को, फिर वापस से गुरु को, तो गुरु
और शनि, इनका प्रभाव मिथुन राशि में रहेगा। बुध का प्रभाव भी मिथुन राशि में रहेगा। राहु का प्रभाव भी मिथुन राशि में रहेगा। तो जब एक मिथुन राशि के अंदर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, तो सिर्फ एक भाव में इसी तरह से सभी भावों की व्याख्या हम करेंगे, लेकिन कोई भी एक राशि में 3 नक्षत्रों की भूमिका होती है। जैसे कि मैंने बताया इसमें कि मंगल की भी भूमिका है मिथुन राशि में, राहु की भूमिका है और गुरु की भूमिका है। यहां पर अगर हम सीधा सीधा हम देखते हैं तो जैसे मिथुन राशि, अगर मान लीजिए कि आर्द्रा नक्षत्र में कोई ग्रह आया, तो वहां पर वो राहु का नक्षत्र है या सिर्फ मिथुन राशि है, तो सिर्फ वहां पर मिथुन राशि का ही, बुध का ही प्रभाव होगा, ऐसा नहीं। ये अलग अलग प्रभाव होते हैं। कई बार जो है, कई लोग बोल देते हैं कि ये इस भाव के अंदर ये ग्रह बैठा है तो इसका ये फल मिलेगा, इसका ये परिणाम आएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आता है। उसके पीछे का कारण ही ये कि ऐसा देखने में आ कैसे सकता है, क्योंकि वहां पर तो अलग अलग ग्रहों की भूमिकाएं हैं। उसके बारे में सामने वाले को अगर ज्ञान नहीं है तो वो सही मार्गदर्शन नहीं दे सकता है। अब हम बात करते हैं आगे कि प्रत्येक लग्न, जितने भी जो लग्न हैं, 12 लग्न होते हैं, तो सभी भावों में, प्रत्येक भाव में, प्रथम भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, ऐसे 12 भावों में आर्द्रा नक्षत्र की क्या भूमिका रहेगी, वहां पर क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव में अगर मिथुन राशि है, जिसे हम मिथुन लग्न कहेंगे, तो मिथुन राशि जो लग्न में है, तो यहां पर आर्द्रा नक्षत्र आ गया। आर्द्रा नक्षत्र यहां पर है, तो इसका मतलब कि प्रथम भाव के अंदर बुध का प्रभाव भी मिलेगा मिथुन राशि की वजह से, राहु का प्रभाव मिलेगा आर्द्रा नक्षत्र का जो स्वामित्व है उसकी वजह से, और उसके बाद में फिर गुरु और शनि, इनको जो आर्द्रा नक्षत्र के चरणों का स्वामित्व दिया गया है, तो उनका भी प्रभाव देखने में आएगा। जब मिथुन लग्न उदित हुआ है तो आर्द्रा नक्षत्र यहां पर है, और आर्द्रा नक्षत्र अगर लग्न में है, अर्थात कि मिथुन राशि है, तो वहां पर अगर शुभ फल मिल रहा है, आर्द्रा नक्षत्र का शुभ फल अगर मिल रहा है सारी परिस्थितियों के अनुकूल होने पर, अर्थात कि वहाँ की उस कुंडली के अंदर बुध की परिस्थिति अच्छी हो, राहु की परिस्थिति भी अच्छी हो, गुरु और शनि की भी परिस्थिति अच्छी हो कुंडली के अंदर, भले भिन्न भिन्न भावों में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में आर्द्रा नक्षत्र के शुभ प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। अब शुभ प्रभाव यहाँ पर क्या होगा? शुभ प्रभाव में यह होगा कि व्यक्ति तीव्र बुद्धि का होगा, माइंड उसका बहुत शार्प होगा। वो चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसके पास में कोई डिग्री हो या ना हो, लेकिन उसकी मांग हर जगह रहेगी। जहां भी, जिस फील्ड से भी जुड़ा रहेगा, उसमें उसका एक नाम रहेगा। लेकिन मिथुन राशि जो है वो द्विस्वभाव राशि है, तो उसका एक परिणाम और भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति ड्यूल माइंड होता है। अब अगर व्यक्ति ड्यूल माइंड है तो भी एक समस्या होती है कि वो समस्या ज्यादातर उसके इनर जो डिसीजन होते हैं,
उसके परिवार से संबंधित जो उसके डिसीजन होंगे, उसके अपने बारे में, खुद के बारे में जो डिसीजंस होंगे, उसके ऊपर वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। जब भी व्यक्ति अपने बारे में कुछ सोचने की कोशिश करेगा, अपने परिवार के बारे में कोई निर्णय उसको लेना होगा, तो वहाँ पर वो ये करूँ या वो करूँ, वो असमंजस में ज़्यादा रहेगा। और अगर मान लीजिए कि राहु की परिस्थिति अच्छी नहीं है, गुरु की परिस्थिति भी अच्छी नहीं है, शनि भी ठीक-ठाक नहीं है, तो उसके ज़्यादातर जो निर्णय हैं, वो भूलों से भरे हुए होंगे और गलत निर्णयों की कतार होगी। प्रथम भाव में आर्द्रा नक्षत्र का हम सीधा-सीधा अगर स्पष्ट शब्दों में अर्थ समझें, तो शुभ फल जो है, वो भूलें नाम मात्र को होंगी और अशुभ फल जो है, तो वहाँ पर व्यक्ति अपने खुद की, अपने परिवार की, अपनी हर प्रकार की जो भी हानि उसको झेलनी पड़ रही है, उसके पीछे वो महत्तम कारण उसके सारे खुद के ही होंगे। क्योंकि उसकी ही भूलों की जो कतार है, वही उसे परेशान कर रही है। तो ये प्रथम भाव का एक प्रभाव मैंने कहा है आर्द्रा नक्षत्र का। अगर आर्द्रा नक्षत्र यहाँ पर शुभ फल देता है, तो एक बात और भी देखने को मिलती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही धैर्यवान भी होता है और बहुत ही साहसी भी होता है और साथ में बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील भी होता है। वो उसके अंदर इमोशनल टच काफ़ी होगा। वो इंसान कहीं भी कुछ भी करने की कोशिश करेगा, तो वो सबसे पहले ये ज़रूर देखेगा कि किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही। ये चीज़ें देखी जाती है, मिथुन राशि लग्न में हो, प्रथम भाव में और आर्द्रा नक्षत्र अगर शुभ फल दे रहा है तो। फिर द्वितीय भाव में अगर मिथुन राशि है, इसका तात्पर्य है कि वृषभ लग्न आएगा। द्वितीय भाव में अगर मिथुन राशि आती है, तो यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र अगर यहाँ पर शुभ फल दे रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि बुध की स्थिति अच्छी हो, राहु की स्थिति अच्छी हो, गुरु और शनि की भी स्थिति कुंडली में अच्छी हो, तो आर्द्रा नक्षत्र यहाँ बहुत ही अच्छा शुभ फल देगा। उसके शुभ फल क्या होंगे? तो द्वितीय भाव धन का भाव है, परिवार का भाव है। इंसान का धन, इंसान का परिवार, इंसान का जो घर का जो वातावरण रहेगा, वो सब बहुत ही उम्दा कक्षा का रहेगा, बहुत ही बढ़िया कक्षा का रहेगा। ऐसे इंसान के पास में वाहन सुख रहेगा और घर परिवार के अंदर बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। उसके घर में छोटे-छोटे जो पर्व हैं, छोटी-छोटी बातों को भी वो सेलिब्रेट करेंगे और कोई भी ऐसा खुशी का मौका वो जाने नहीं देंगे कि जिसको वो एन्जॉय ना करें, जिसको किसी तरह से वो पार्टिसिपेट ना करें। तो ये चीज़ें देखने में आएगी। और अगर मान लीजिए कि आर्द्रा नक्षत्र अशुभ फल दे रहा है, तो उसके क्या परिणाम होंगे? अगर आर्द्रा नक्षत्र अशुभ फल दे रहा है, तो सबसे पहले तो देखिए, अब वाणी दोष उसका पहले देखने में आएगा। उसका मैनेजमेंट सही नहीं होगा। वो विचार कुछ और करेगा, बोलेगा कुछ और। जहाँ पर कोई वचन दिया होगा, वहाँ बोलकर बदल जाएगा। उसकी ज़बान की कीमत नहीं होगी और उसके परिवार में वातावरण भी अच्छा नहीं होगा। भूमि, मकान, वाहन अगर उसके पास में है, तो वो भी कहीं न कहीं पर कष्ट का कारण बनेंगे। सही समय पर कभी वाहन साथ नहीं देगा, सही समय पर घर वाले साथ नहीं देंगे। तो इस तरह की परिस्थितियाँ देखने में ज़रूर आएँगी। ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है, उसमें भी अलगाव, तनाव, ये सब देखने में आएगा।
अब हम बात करते हैं कि तृतीय भाव में आर्द्रा नक्षत्र है, अर्थात कि मेष लग्न हो गया, तो तृतीय भाव में मिथुन राशि आ गई। मिथुन राशि तृतीय भाव में है, आर्द्रा नक्षत्र है, तो यहां पर आर्द्रा नक्षत्र अगर शुभ फल दे रहा है, बुध की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है, राहु की स्थिति भी अच्छी है, शनि की स्थिति भी अच्छी है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे जातक के पास में जिसका तृतीय भाव में आर्द्रा नक्षत्र आया, अर्थात कि मिथुन राशि है, मेष लग्न है जिसका, तो ऐसे जातक को हम ऑर्डिनरी आदमी नहीं गिन सकते। ये व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा ज्यादा ना हो, डिग्री ज्यादा ना हो, लेकिन ये किसी भी विद्वान को टक्कर दे सके इतनी विद्वता वाला होगा। ऐसा व्यक्ति कलम का धनी होगा। ऐसा व्यक्ति आयु और धन इसका प्रचुर सुख भोगेगा। बौद्धिक व्यवसाय ही इसका मुख्य जीवन का आधार होगा। ऐसे व्यक्ति अच्छे पत्रकार देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन में, मीडिया में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। मिथुन राशि तृतीय भाव में है और आर्द्रा नक्षत्र जो तृतीय भाव में है, तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर आर्द्रा नक्षत्र बहुत शुभ फल दे रहा है तो ऐसे जातक कई बार महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि कई बार वो जो स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न उनके सच हो जाते हैं। अर्थात कि कोई जो घटना होने वाली है तो उस घटना को वो पहले ही स्वप्न में देख लेते हैं और बाद में वो देखते हैं कि अरे ये मैंने स्वप्न में देखा था और ये बात सही हो गई। तो ये भी बातें देखने में आती है। आर्द्रा नक्षत्र अगर शुभ फल देता है तो उसका एक विशेष लक्षण और भी देखने में आता है। तृतीय भाव के जातकों की बात चल रही है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो छिद्रान्वेषी होते हैं। छिद्रान्वेषी का मतलब होता है कि भूलें निकालने वाले, हमेशा कुछ ना कुछ आलोचना करने वाले, क्योंकि तभी तो ऐसे व्यक्ति पत्रकार या इस तरह का कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। लेखक जो हैं वो भी कुछ ना कुछ तो ऐसा निकालते हैं कि भाई कुछ ये नहीं, कुछ वो नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये सब बातें यहाँ देखने में आती है। अब अगर मान लीजिए कि बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, गुरु की भी नहीं है, शनि की भी अच्छी स्थिति नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आर्द्रा नक्षत्र में शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी, फिर इसके अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अशुभ परिणाम इस तरह से देखने को मिलेंगे कि ऐसा जातक कुशलता की दृष्टि से तो कमजोर होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने समय का और अपनी वाणी का व्यर्थ उपयोग ज्यादा करेगा। जो इंसान उसका अच्छा सोचते हैं, जो उसके साथ मित्रता निभाना चाहते हैं, उसके साथ में भी वो लड़ झगड़ करके अलगाव पैदा करेगा, सबके साथ में वो संबंध खराब करेगा। तो ये बातें भी यहाँ देखने में आती है। फिर हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में आर्द्रा नक्षत्र की। चतुर्थ भाव में आर्द्रा नक्षत्र आया, इसका मतलब यह है कि मीन लग्न है। मिथुन राशि अगर चतुर्थ भाव में है तो मीन लग्न हुआ। आर्द्रा नक्षत्र चतुर्थ भाव में आता है और यहां पर ऐसे जातक की कुंडली में राहु ठीक ठाक बैठा हो, बुध ठीक बैठा हो, गुरु ठीक बैठा हो, शनि अच्छी परिस्थिति में हो, गुरु तो यहाँ लग्नेश भी है, तो ऐसी सूरत में ऐसे जातक के पास भौतिक और पारिवारिक सुख बहुत रहेगा। ऐसे जातक का पिता के साथ मतभेद अवश्य होगा, लेकिन वो प्रगति जरूर करेगा। मीन लग्न वाले जातक के चतुर्थ भाव में आर्द्रा नक्षत्र आएगा
तो ऐसे जातक का अपने पिता के साथ में किसी न किसी तरह का मतभेद रहेगा, लेकिन वो प्रगति भी जरूर करेगा। और अगर गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, बुध की भी स्थिति अच्छी नहीं है, शनि की भी परिस्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आर्द्रा नक्षत्र के शुभ परिणाम देखने में नहीं आते हैं। उस समय ये अशुभ हो जाता है। तो यहाँ पर एक परिस्थिति ये पैदा होती है कि ऐसा जो जातक है, ऐसे जातक को पिता के साथ में जो अलगाव होगा, मतभेद होगा, वो बहुत ज्यादा हद तक बिगड़ेगा। जातक प्रगति खुद की भी नहीं कर सकेगा, और इतना ही नहीं, उसकी माता अथवा पत्नी, इन दोनों में से कोई एक ही सुख उसके पास में होगा। या तो माता के साथ में उसका अच्छा तालमेल नहीं होगा, या तो फिर पत्नी के साथ में उसका अच्छा तालमेल नहीं होगा। इसको हम दो अर्थों में देख सकते हैं। इसका अर्थ ये भी होता है कि मान लीजिए कि माता का स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तो माता का जो स्वास्थ्य है वो हमेशा चिंता का कारण बना रहे, और पत्नी का भी अगर मान लीजिए स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो वहां पर भी यही स्थिति आती है कि फिर वो पत्नी से संबंधित सुखों में कमी महसूस करेगा। तो ये सब बातें भी यहाँ देखने में आती है। अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे पंचम भाव है, तो पंचम भाव में अगर मिथुन राशि आती है, तो इसका मतलब है कि कुंभ लग्न हुआ। कुंभ लग्न में अगर, अर्थात कि मिथुन राशि जो है वो पंचम भाव में, पंचम भाव में अगर मिथुन राशि है और आर्द्रा नक्षत्र आता है, तो ऐसी स्थिति में अगर बुध की परिस्थिति अच्छी है, गुरु की परिस्थिति अच्छी है, राहु अच्छी जगह कहीं बैठा हुआ है, शनि कुछ अच्छी स्थिति में है, तो एक बात देखने में आती है कि ऐसे जातक तीव्र ग्राही बुद्धि वाले होते हैं, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है, शार्प माइंड होते हैं, बोलने में चपल होते हैं, चतुर वक्ता होते हैं, लेकिन विद्याभ्यास में कुछ ना कुछ बाधा जरूर आती है। और विशेष रूप से किसी न किसी क्षेत्र में ये दक्ष जरूर बनते हैं, कुछ विशेष कुशलता ये अवश्य हासिल करते हैं। अगर मान लीजिए कि राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, गुरु भी कहीं विपरीत जगह पर बैठा है, और शनि की भी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो ऐसी सूरत में एक समस्या जरूर होती है कि ऐसे व्यक्ति को संतान होने में विलंब होता है, या तो संतान होती ही नहीं है, या तो संतान पैदा हुई है लेकिन वो योग्य नहीं बनती। और ऐसा व्यक्ति खुद भी भ्रमित रहता है, और वो दूसरों को भी भ्रमित करता है। तो ये चीजें भी यहाँ देखने में आती। अब हम बात करते हैं छठे भाव में आर्द्रा नक्षत्र अगर आता है, अर्थात कि छठे भाव में मिथुन राशि आती है। छठे भाव में मिथुन राशि अगर आती है, तो आर्द्रा नक्षत्र वहां पर आया, तो ये जो लग्न बन गया मकर लग्न, क्योंकि मकर लग्न में ही मिथुन राशि छठे भाव में आएगी, शनि का लग्न है। अब आर्द्रा नक्षत्र छठे भाव में आया है, यहां पर मान लीजिए कि मकर लग्न वाले जातक की कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, बुध भी कहीं अच्छी जगह नहीं बैठा है, गुरु और शनि भी कहीं विपरीत परिस्थितियों में हैं,
तो यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र के परिणाम अशुभ मिलेंगे। पहले हम बात करते हैं कि अगर राहु अच्छी परिस्थिति में है, गुरु अच्छी परिस्थिति में है, बुध भी अच्छी परिस्थिति में है और लग्नेश जो शनि है वो भी अच्छी स्थिति में है, तो क्या होगा? तो ऐसे जो जातक हैं कि जिनका आर्द्रा नक्षत्र शुभ फल दे रहा है, वो शास्त्र चर्चा में, वाद विवाद में उनको हमेशा विजय मिलेगी। बाधाएं दूर करने में, शत्रुओं का विनाश करने में उनको महारत हासिल होगी। ऐसा व्यक्ति नामी वकील बनता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी जाता है तो वो सत्ता पलटने की शक्ति रखता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो कोर्ट कचहरी में अगर वकील बन करके वो खड़ा है तो भी वो जीतेगा। और अगर कोई सामान्य व्यक्ति जो वकील नहीं है केस लड़ रहा है किसी तरह का, तो उसमें भी उसकी जीत होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। ऐसे जो जातक हैं उनको विवादपूर्ण जगहों से, विवादपूर्ण परिस्थितियों से उनको लाभ होगा। अगर मान लीजिए उनको कभी कोई बीमारी लग गई, कोई चोट लग गई है, तो भी उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर कि गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि की भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बहुत ही लूज कॉन्फिडेंस का होगा, उसका आत्मविश्वास बहुत ही शिथिल होगा, लड़ने से पहले हार मान लेगा, ना उसके मुख पे तेज होगा, ना उसके शरीर में बल होगा, उसका रोजगार, उसका जो व्यापार नौकरी रहेगी उसमें भी अस्थिरता रहेगी, बार बार उसको अपमान सहन करना पड़ेगा, बार बार वो हानियां देखेगा। तो मकर लग्न के जो जातक हैं इनका आर्द्रा नक्षत्र में क्या शुभ और क्या अशुभ फल मिलता है, इसके बारे में चर्चा की। छठे भाव में आर्द्रा नक्षत्र आएगा इसके। अब हम बात करते हैं, अगर आर्द्रा नक्षत्र सप्तम भाव में आता है, अर्थात कि मिथुन राशि सप्तम भाव में आती है, तो धनु लग्न हो गया। धनु लग्न का जो स्वामी है वो गुरु है। धनु लग्न के जो जातक हैं उनकी मिथुन राशि सप्तम भाव में आएगी, अर्थात कि आर्द्रा नक्षत्र वहां पर मौजूद है। अब ऐसे जो जातक हैं इनका बुध अच्छा है, गुरु अच्छी स्थिति में है, वो जो लग्नेश भी है, शनि अच्छी स्थिति में है, राहु भी कहीं अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, तो ऐसे जो जातक हैं इनका सामाजिक स्तर काफी ऊंचा रहेगा, जीरो में से हीरो बनेंगे। जिनके पास में परिवार की स्थिति अच्छी नहीं भी है तो वो शून्य में से सर्जन करेंगे। कई बड़े बड़े उद्योगपतियों की कुंडली में भी ये स्थिति देखने में आती है। ऐसे जो जातक हैं उनका विवाह भी उत्तम कक्षा की व्यक्ति से होगा, जीवन साथी उनका बहुत अच्छा तालमेल वाला होगा। विवाह के बाद में उनकी प्रगति बहुत अच्छी देखने में आएगी और विवाह में उन्हें किसी तरह का धन लाभ होना, संपत्ति का लाभ होना, ये भी देखने में आता है। और अधिकतर तो ज्यादातर ये देखा गया है कि विवाह के बाद में उनकी जो भौतिक सुखाकारी है वो बहुत बढ़ती है, आर्थिक प्रगति बहुत अच्छी होती है। और अगर मान लीजिए कि बुध
गुरु, शनि, राहु, इनकी स्थिति अगर कुंडली में अच्छी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की जो लिक्विडिटी है, धन से संबंधित जो उसकी समस्याएं लगी रहेंगी, समाज में बार बार उसको बदनाम भी होना पड़ सकता है, व्यापार धंधों में वातावरण क्लेशपूर्ण रहेगा, विवाह में विच्छेद होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। ऐसे जातक जिनके सप्तम भाव में आर्द्रा नक्षत्र है, मिथुन राशि है, तो और वो वहां पर अशुभ फल मिल रहा है, तो ये देखा गया है कि ऐसे इंसान लगभग 42 से 45 साल तक किसी न किसी तरह का कष्ट भोगते हुए ही नजर आते हैं। और ऐसे जातकों को जिनका आर्द्रा नक्षत्र सप्तम भाव में अशुभ फल दे रहा है, ऐसे जातकों को जीवन साथी को रोग लगना या जीवन साथी को खो देना, ऐसी संभावनाएं भी अक्सर देखने में आती है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव में अगर मिथुन राशि आती है, आर्द्रा नक्षत्र आता है, तो उसके क्या शुभ परिणाम देखने में आएंगे। अष्टम भाव में मिथुन राशि आने का अर्थ हुआ कि वृश्चिक लग्न हो गया। वृश्चिक लग्न अगर अष्टम भाव में आता है, वृश्चिक लग्न है, तो मिथुन राशि अर्थात कि आर्द्रा नक्षत्र अष्टम भाव में आएगा। आर्द्रा नक्षत्र अष्टम भाव में आता है और लग्नेश मंगल की स्थिति अच्छी है, राहु की स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति भी अच्छी है और शनि की स्थिति भी अगर अच्छी है, तो ऐसे जातकों को हमेशा किसी न किसी संकट के समय में कोई ना कोई बहुत बड़ा लाभ होगा। जब भी उसके सामने किसी न किसी तरह की खराब परिस्थितियां आएंगी, तो उस खराब परिस्थितियों के दौरान कोई ऐसा उसको लाभ, कोई ऐसा उसको अवसर, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी उसको जरूर मिलेगी कि जिसमें वो फिर आगे जा करके बहुत ज्यादा प्रगति करेगा। और ये एक बार नहीं, उसके जीवन में कई बार ऐसा होगा कि कुछ खराब परिस्थितियां आई हैं, लेकिन उस समय में कोई ऐसी चीज उसके हाथ में आ जाती है, कोई ऐसा काम उसके हाथ में आ जाता है, अवसर कोई ऐसा हाथ में आ जाता है कि वो व्यक्ति फिर कुछ और नया खड़ा कर लेता है और कुछ ना कुछ और अपना कद ऊंचा कर लेता है। ऐसे व्यक्तियों को सूझबूझ का लाभ बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो गूढ़ ज्ञान का भाव है, आप सभी को पता है। आर्द्रा नक्षत्र राहु का है और वहां पर बुध का स्वामित्व भी हो गया, क्योंकि राशि का स्वामी तो बुध है। यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र का जब भी शुभ फल मिलता है, तो व्यक्ति ज्ञान विज्ञान में बहुत ही अद्भुत सिद्धियां प्राप्त करता है। और अगर मान लीजिए कि राहु की परिस्थिति अच्छी नहीं है, बुध की परिस्थिति भी अच्छी नहीं है, गुरु की और शनि की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में इंसान का जो जीवन है बहुत ही कष्टदायक होता है। 32 से लेकर के 40 साल की उम्र के बीच का जो समय है, वो उसका बहुत ही खराब निकलेगा। और या तो रोग उसको जकड़ लेंगे, बीमारियां ऐसी लगेगी, या बारंबार उसके अकस्मात होंगे, या फिर ये होगा कि उसके परिवार में किसी न किसी तरह की इस तरह की घटनाएं चलती रहेंगी और उसका सारा धन, उसका सारा श्रम परिवार के पीछे ही खर्च होता रहेगा। इस समय काल में धन संपत्ति की हानि होगी। और जब जब भी आर्द्रा नक्षत्र में राहु का प्रवेश होगा, बुध का प्रवेश होगा, गुरु का प्रवेश होगा, शनि का होगा, तो उस समय काल में व्यक्ति को अनजानी पीड़ा, कई तरह के दुख, कई तरह के कष्ट उसको अनुभव में आएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर नवम भाव में आर्द्रा नक्षत्र आता है,
नवम भाव में अगर आर्द्रा नक्षत्र आता है, अर्थात कि मिथुन राशि नवम भाव में है, तो वो तुला लग्न हो गया। अब आर्द्रा नक्षत्र अगर यहाँ पर शुभ फल दे रहा है, मान लीजिए कि राहु, बुध, गुरु, शनि और शुक्र लगने से इनकी स्थिति अगर अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होंगे, साहसी होंगे और साथ ही भाग्यशाली भी होंगे। कूटनीति और राजनीति में इनकी बहुत अच्छी परख रहेगी। ऐसे जो जातक हैं वो विशेष तौर पर व्यापार में, विशेष तौर पर जो जिसे हम लीगल एडवाइजरी कहें, कोई बौद्धिक व्यवसाय से संबंधित हम कहें, तो ऐसे जो कामों में है उनको बहुत अच्छी सफलता उनको मिलती है। अगर यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र के अशुभ फल मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि बुध की परिस्थिति अच्छी ना हो, राहु की परिस्थिति अच्छी नहीं है, गुरु शनि भी कहीं विपरीत अवस्था में है, लग्नेश भी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में ये हो जाएगा कि ऐसे जो जातक हैं ये भ्रमित बुद्धि के होंगे, खुद अपना काम बिगाड़ेंगे, अच्छे अवसर इनके हाथ से निकल जाएंगे, ये कच्चे कान के होंगे, बहुत जल्दी किसी की बात पे विश्वास कर लेंगे, किसी की भी बात मान लेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर दसम भाव में आर्द्रा नक्षत्र है तो उसके क्या परिणाम देखने में आते हैं। दसम भाव में मिथुन राशि आती है तो वो सिंह लग्न बन गया, क्योंकि सिंह लग्न के जो जातक है उनकी मिथुन राशि जो है वो दसम भाव में आएगी। दसम भाव में आर्द्रा नक्षत्र आने पर शुभ फल जो देखने में आते हैं, अगर मान लीजिए बुध की स्थिति अच्छी है, सूर्य की स्थिति अच्छी है क्योंकि सूर्य लगने से, राहु की स्थिति अच्छी है, गुरु भी अच्छी पोजीशन में है, शनि भी कुछ अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो आर्द्रा नक्षत्र में वो जो भाग है जहां पर 6 अंश 40 कला से लेकर के 20 अंश तक का, तो आर्द्रा नक्षत्र के ये शुभ परिणाम देखने में जरूर आएंगे। और यहाँ पर शुभ परिणाम ये देखने में आएंगे कि ऐसे जातक भूमि से संबंधित सुख उनको होगा, धन का संबंध, धन का जो सुख है, ज्ञान और विज्ञान इसके क्षेत्र में उनको सर्वोत्तम उच्च कक्षा का उनको लाभ मिलेगा, उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, एक्यूरेट जजमेंट वाले होंगे, वो जो भी निर्णय लेंगे, जो भी जजमेंट वो देंगे या मतलब कि जो भी कुछ वो अंदाजा लगाएंगे वो बड़ा सटीक होगा। दूसरा ये है कि ऐसे जो जातक हैं वो शांत प्रकृति के नहीं होते, वो कुछ ना कुछ उछल कूद वाले होते हैं, खिलाड़ी भी जो है वो भी देखे जाते हैं इसमें। ऐसे व्यक्ति खतरों के भी खिलाड़ी माने जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे साहसी काम करना जिसमें खतरा भी हो तो भी वो कुछ ना कुछ अंदर पराक्रम करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ कैसा भी खतरा उनको सामने दिखता हो तो भी वो घुस जाएंगे। इस तरह का उनका एक अपना नेचर रहता है। आर्द्रा नक्षत्र का अगर शुभ फल वहां पर मिलने वाला है जातक को, अर्थात कि ऐसी स्थितियां लेकर के आए हैं, तो ऐसा व्यक्ति पहले तो धनवान बन जाएगा, अगर धनवान नहीं है तो, या तो फिर उसका जन्म भी धनवान कुल में होने की संभावनाएं बहुत रहती है। अगर मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति किसी भी विषय में रुचि लेता है तो वो एक विषय में रुचि लेने के बाद में दूसरे विषय में भी, तीसरे विषय में भी वो बहुत ही अच्छी कुशलताएं प्राप्त करेगा,
दसम भाव में आर्द्रा नक्षत्र का अगर शुभ परिणाम देखने में आता है तो ऐसा व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। मान लीजिए कि अगर आर्द्रा नक्षत्र अशुभ फल दे रहा है, कन्या लग्न है, दसम भाव में मिथुन राशि है, यहां पर अगर सॉरी, हाँ हाँ, दसम भाव में जब आर्द्रा नक्षत्र है और यहां पर अगर अशुभ फल आ रहे हैं तो ये देखने में आता है कि ऐसा व्यक्ति किसी बड़े परिवार में पैदा हुआ है, धनवान परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन वो युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वो दरिद्रता को प्राप्त करेगा। अर्थात कि उसके परिवार के लोगों से कोई भूल हो जाए, कोई व्यापार उनका चौपट हो जाए, किसी तरह का कोई ऐसा आर्थिक नुकसान हो जाए कि उनके पिता की, दादा की जो भी कोई संपत्ति अर्जित की हुई है वो सारी की सारी उनकी बिक जाए या उनका वो नुकसान हो जाए, तो ऐसी सूरत में वो व्यक्ति अपनी युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते उसको दरिद्रता का सामना करना पड़ जाएगा। ऐसे जातकों का ज्यादातर ये देखा गया है कि उनके गुण उच्च होते हैं, उनके पास में क्वालिफिकेशन अच्छा होता है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेकिन उनको कई बार निम्न कक्षा का काम करना पड़ जाता है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो कोई छोटा मोटा ऑर्डिनरी काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और कई बार ये भी होता है कि ऐसे जातक जो हैं जिसका आर्द्रा नक्षत्र दसम भाव में अशुभ फल दे रहा है, तो वो जो कुछ भी काम करते हैं उसका यश उनको ना मिल करके, उसका फल उनको ना मिल करके किसी दूसरे को मिल जाता है। तो ये दसम भाव में आर्द्रा नक्षत्र के अशुभ फल देखने में आते हैं। अब हम एकादश भाव की बात करेंगे। एकादश भाव में अगर मिथुन राशि है तो सिंह लग्न हो गया। अब यहां पे अगर आर्द्रा नक्षत्र के शुभ परिणाम देखने में आ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि बुध की परिस्थिति अच्छी होगी, गुरु की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है, राहु की स्थिति भी अच्छी है, तो आर्द्रा नक्षत्र के यहाँ पर शुभ परिणाम देखने में आएंगे। ऐसे व्यक्ति बौद्धिक क्षेत्र में तो बहुत विशेष नाम पैदा करेंगे। क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा होगा इनका। कहीं ना कहीं ये किसी विशेष मिशन से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। कई बार ये किसी न किसी बड़े ट्रस्ट के संचालक भी होते हैं, कई बार ये किसी बड़ी संस्था के हेड देखे जाते हैं, और एक नामचीन व्यक्ति होते हैं। ऐसे जो जातक हैं इनको कुछ गॉड गिफ्ट होती है, कुछ गुण इनके अंदर विद्यमान होते हैं। ऐसे लोग मध्य आयु के बाद में बहुत ज्यादा अच्छी प्रगति करते देखे गए। अर्थात कि 30-35 साल की उम्र के बाद में इन लोगों की प्रगति बहुत फास्ट होती है और बहुत ज्यादा ये तरक्की करते हुए देखे गए। अगर एकादश भाव में आर्द्रा नक्षत्र के परिणाम अच्छे देखने में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं ये पढ़ाई लिखाई तो पूरी कर नहीं पाते हैं, विद्याभ्यास इनका कहीं ना कहीं अधूरा रहता है, या तो फिर जो विद्याभ्यास किया है उससे किसी विपरीत व्यवसाय में ये जा करके काम करने को मजबूर होते हैं, या तो ये कुछ अलग ही चुनते हैं। जो सीखा हुआ है इन्होंने पहले अपनी युवावस्था में
वो इनके काम नहीं आता है। बार बार स्थानांतर होना, कान के कान की कुछ समस्याएं इनको देखने में आती है। और विशेष तौर पे व्यापार से संबंधित इनका कामकाज ज्यादा अच्छा देखने में आता है। अगर यहाँ पर अशुभ परिणाम मिलते हैं, आर्द्रा नक्षत्र यहाँ पर अगर नेगेटिव वे में है, तो ऐसे व्यक्ति को सिर से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति को रोज कमाओ रोज खाओ वाली हालत रहेगी। कहीं ना कहीं वो सारा जीवन जो है बहुत ही सामान्य स्तर की स्थिति में निकाल देते हैं। ऐसे जातकों का एक देखा जाता है कि ये लोग जब भी किसी न किसी प्रकार की सेवा संस्था से जुड़ते हैं, उसके बाद में इनके जीवन में कुछ ठहराव आता है। अर्थात कि कोई ना कोई सेवा कार्य अगर ये आरंभ करते हैं, तो उसके बाद में इनके जीवन में कुछ सुखद क्षण इनको देखने में आते हैं। तो जो सिंह लग्न वाले हैं, अगर उनका लाभ भाव में आर्द्रा नक्षत्र आया हुआ है जो शुभ फल नहीं दे रहा है, तो किसी न किसी तरह की सेवा भाव से जुड़े, तो वहां पर इनके जो कष्ट हैं वो कम हो जाएंगे और इनको कुछ सुखद पल भी देखने में जरूर आएंगे। अब हम बात करते हैं कि 12वें भाव में आर्द्रा नक्षत्र अर्थात कि 12th हाउस के अंदर मिथुन राशि जब आती है, तो ये कर्क लग्न में आएगा। कर्क लग्न के जो जातक है उनके 12th हाउस में आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र जब 12वें भाव में अगर शुभ फल दे रहा हो, बुध की स्थिति अच्छी है कुंडली में, राहु अच्छी पोजीशन में है, गुरु और शनि भी अगर अच्छी पोजीशन में है, तो ऐसी कंडीशन में एक बात जरूर होगी कि ऐसे जो जातक हैं वो कहीं ना कहीं अधिक से अधिक यात्राओं वाले काम में जुड़ेंगे, ट्रैवलिंग कंपनी से जुड़ेंगे, ट्रैवलिंग कंपनियों में इनकी जॉब होगी, एयरलाइंस में इनकी जॉब होगी, और कहीं ना कहीं देश विदेश से संबंधित इनका जो व्यापार से कहीं ना कहीं जुड़ाव जरूर होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया। ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर के सेटल भी होते हैं, विदेश में जाकर के नौकरी करना, विदेश में उच्च पद की प्राप्ति करना, विदेश में जाकर के विवाह होना, ये भी देखने में आता है। ऐसे जो जातक हैं इनका जितनी आवक रहेगी उतना ये खर्च भी करते रहेंगे, लेकिन धन भी इनके पास में निरंतर आता रहेगा। व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होंगे, इनका जो ब्रेन है बहुत ही अद्भुत होगा, बहुत ही क्रिएटिव व्यक्ति होंगे। और इनका एक माइनस पॉइंट ये रहेगा कि ये कई बार इमोशनल होकर के कई भूलें भी कर सकते हैं। इमोशनल होकर के किसी की बात बुरी लग गई तो नौकरी भी छोड़ दी, घर छोड़ के कभी निकल जाते हैं, इस तरह की बातें भी देखने में आती है। लेकिन व्यक्ति बहुत संवेदनशील होते हैं। इनकी जेब में अगर 100 रुपए हैं और किसी ने इनके सामने हाथ फैला दिया, तो ये नहीं सोचेंगे कि मेरा पर्स खाली हो जाएगा, ये दे देंगे। ये ज्यादातर देखने में आता है। अगर मान लीजिए आर्द्रा नक्षत्र यहाँ पर अशुभ परिणाम दे रहा है, 12वें भाव में अगर आर्द्रा नक्षत्र के अशुभ परिणाम देखने में आते हैं, गुरु की परिस्थिति अच्छी ना हो, राहु की परिस्थिति अच्छी ना हो, बुध की परिस्थिति अच्छी ना हो,
शनि अच्छी जगह पे ना बैठा हो और जो लग्नेश चंद्र है वो अच्छी स्थिति में ना हो, तो ऐसी सूरत में भी ये देखा जाता है कि ऐसे जो जातक हैं वो बढ़ती उम्र के साथ में अधिक से अधिक कर्ज की चपेट में फंसते जाते हैं। यानी कि युवा अवस्था में तो इनके सिर पे कोई कर्ज अगर नहीं है तो बढ़ती हुई उम्र में ये कर्ज में डूबते हुए दिखाई देते हैं। जो कुछ इन्होंने पहले बहुत कमाया है, बहुत कुछ इकट्ठा किया है, वो कई बार बढ़ती हुई उम्र के साथ में वो हाथ से निकलता जाता है। ऐसे जो जातक हैं इनका ये होता है कि उनका कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है और हमेशा पैसे का अभाव इनके सामने आ जाता है। कई बार ये भी होता है कि साहस के नाम पे बहुत ज़्यादा साहस कर लेने के कारण इंसान किसी न किसी बड़े संकट में फंस जाता है। कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति किसी पे विश्वास कर लेता है, अपने घर के किसी व्यक्ति पे वो विश्वास कर लेता है, रिश्तेदार पे किसी पे विश्वास कर लेता है और वहां से उसको धोखा मिल जाता है और उसके हाथ से काफी कुछ निकल जाता है। धन की चिंता लगी रहती है और परिवार से संबंधित, समाज से संबंधित भी कई तरह के तनाव इस व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं। ज्यादातर ये भी देखा गया है कि विवाह से संबंधित सुख में भी बड़ी न्यूनता देखते हैं। ऐसे जो जातक हैं, या तो अगर विवाह ज्यादा चला नहीं है, या तो फिर ये होता है कि विवाह हुआ था लेकिन जीवन साथी की मृत्यु हो गई, या फिर ये भी देखने में आता है कि विदेश में कहीं रह रहे हैं, या फिर जो इनकी संतान है वो कहीं अलग रह रही है, ये व्यक्ति खुद अलग रह रहे हैं। ऐसा भी ज्यादातर देखने में आता है। यानी परिवार के सुख में कमी, धन के सुख में भी किसी न किसी तरह की कमी, तनावपूर्ण जीवन, ये सब देखने में आता है अगर 12वें भाव में आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव अशुभ देखने में आए तो ये 12 भावों में आर्द्रा नक्षत्र के शुभ और अशुभ प्रभावों के बारे में मैंने जानकारी दी है। इसी तरह से आने वाले हमारे वीडियो में राहु के ही दूसरे नक्षत्र स्वाति नक्षत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे और स्वाति नक्षत्र का भी इसी तरह से प्रत्येक भाव में क्या क्या शुभ और क्या क्या अशुभ परिणाम देखने में आएगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब हम उपाय भी बता देते हैं। आर्द्रा नक्षत्र जिस किसी भी भाव में हो, अगर उसके अशुभ परिणाम देखने में आते हैं तो इसका एक जनरल उपाय है जो बहुत ही सटीक है, उससे लाभ मिलता है। वो उपाय ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको किसी न किसी तरह की गिफ्ट दी जाए, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो बुध के कारकत्व में आते हैं। छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट देना, फिर जो व्यक्ति कोई कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है और उसको सीखने के लिए जिस तरह की कोई सहायता चाहिए, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान दें। अगर किसी को सीखने के लिए धन की आवश्यकता है कुछ, तो उसको आप यथा योग्य जितनी भी आप सहायता कर सकें, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी सही, तो जो भी आप सहायता कर सकें आप वो सहायता करें। ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनका आर्द्रा नक्षत्र का परिणाम शुभ नहीं मिल रहा है, वो किसी न किसी तरह का शास्त्र का वाचन करें, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार अगर हम देखते हैं तो तृतीय भाव में मिथुन राशि आती है। तृतीय भाव जो है वो वाचन के लिए,
पठन अध्ययन के लिए भी देखा जाता है। तो आप शास्त्रों का अध्ययन करें, बौद्धिक प्रतिभा बढ़ेगी तो स्वयं ही अपने संकटों से जूझने का मार्ग भी निकाल लेंगे और जूझ भी लेंगे। जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। तो जिनका भी आर्द्रा नक्षत्र का अशुभ फल मिल रहा है तो वे व्यक्ति अपने जीवन में एक बार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करें। वहां दर्शन करने से बहुत ही विशेष लाभ मिलेगा। और शिवलिंग पर जलार्पण करना, कहीं भी आपके घर के आसपास में शिव मंदिर हो वहां जाएं, शिवलिंग पर जल अर्पण करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आर्द्रा नक्षत्र को आप प्रसन्न करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र के जो स्वामी देव हैं, जो वो रुद्र हैं, रुद्र प्रसन्न होंगे। और गुरु और शनि ये चरणों के स्वामी होते हैं आर्द्रा नक्षत्र के। तो शास्त्र अध्ययन करने से, देवताओं की पूजा करने से ये भी प्रसन्न होंगे। तो आप ये उपाय अवश्य करें। इन उपायों को आप ये ना सोचें कि इनसे क्या लाभ होगा, इनसे वाकई लाभ होता है। आप ये जो आर्द्रा नक्षत्र के बारे में हमने यहाँ जानकारियां रखी है, सभी भावों में आर्द्रा नक्षत्र की स्थिति का हमने एक संक्षिप्त विवरण किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी जानकारियां बेहद पसंद आएंगी। आप अगर हमारी चैनल में प्रथम बार आ रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार।